बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.1 से। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसको स्टॉप करें और इसको अच्छे से रीड आउट करें। तो इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि हमारे पास गिवन डाटा में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ये दो पॉइंट्स एक वेक्टर की टेल और उसकी टिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस वेक्टर की जो टेल है वो पॉइंट P पर है और वेक्टर की टिप पॉइंट Q पर है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 और -3 हैं, जबकि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 3 और 9 हैं। तो ये वो वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पर वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कहा गया कि हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड में हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। तो वो हमारे पास बेसिकली इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी कैलकुलेशन से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में दो और वेक्टर्स ड्रा किए हैं, एक को ये ब्लू कलर से और एक को रेड कलर से। तो वो वेक्टर जो पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको मैं नाम दे देता हूँ R1 पोजीशन वेक्टर। और वो वेक्टर जो पॉइंट Q की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको मैं नाम दे देता हूँ R2 का। अब अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स के ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करूं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास जो R2 है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। R2 इज अ रिजल्टेंट वेक्टर जो कि आपको सम दे रहा है R1 और R का, R1 प्लस R। तो यहाँ से मुझे ये R वेक्टर चाहिए। तो ये R वेक्टर को अगर मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अगर मैं इस फार्मूला के अंदर R2 और R1 की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास R आ जाएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूं जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब R1 और R2 कहां से आप फाइंड आउट करेंगे? R1 जो कि आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और वो आपके पास बराबर होगा, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स -2 और -3 है। तो -2 यूनिट्स अलॉन्ग x एक्सिस और -3 यूनिट्स अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये आपके पास R1 आ गया। इसी तरह यहाँ से हम R2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 जो कि है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, जो कि आपके पास बराबर आएगा R2 इज इक्वल टू 3i प्लस 9j। ये भी हमने इन पॉइंट से फाइंड आउट किया। Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं 3 और 9, तो प्लस के साथ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर R1 और R2 की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास R इज इक्वल टू R2 मेरे पास किसके इक्वल आया, 3i प्लस 9j माइनस ये फार्मूले का माइनस, और R1 की वैल्यू अगर हम पुट करें -2i माइनस 3j। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3i प्लस 9j, तो ब्रैकेट ओपन होने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i प्लस 3j। तो यहाँ i को i के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा 5i, और 9 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 12j। तो यहाँ से आपके पास पोजीशन वेक्टर R आ गया।
हमें अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज एक्चुअली इक्वल टू द डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस होगा बिटवीन P एंड Q। तो उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पर एक डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वेक्टर A हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, उसके अगर हम x कंपोनेंट का स्क्वायर ले लें प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर ले लें और उसका अंडर रूट ले लें, तो आपके पास यहाँ पर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो हमें r वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? r वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास जो x कंपोनेंट है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट आपके पास क्या 12, तो यहाँ पर आप 12 का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 और 12 का स्क्वायर आपके पास 144। तो इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 13। अब ये जो 13 डिस्टेंस, इसके साथ आपको पास यूनिट नहीं गिवन, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल का जो डाटा गिवन है उसमें जस्ट उसने आपको कहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी यूनिट लिखने के बजाय जस्ट आप लिख दें जी 13 यूनिट्स, ठीक है। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। नाउ मूव्स टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 2.2। स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को बार बार पढ़ा करें, वीडियो को रोका करें और देखा करें कि आपके पास क्या डाटा गिवन है और क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस न्यूमेरिकल में बताया गया है कि आपके पास एक रूम है और उस रूम के एक कॉर्नर को आपने ओरिजिन कंसीडर करना है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं और उस कॉर्नर के साथ वाली जो दीवार है, जो एडजेसेंट वॉल है, उसके ऊपर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, ये कीड़ा बैठा हुआ है। तो उस इंसेक्ट की जो पोजीशन है वो बताई गई है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, डाटा 2 एंड 1। तो गिवन डाटा में आपने ये लिखना है, पोजीशन ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर। तो आपसे कहा गया कि आपने इस इंसेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस कॉर्नर से या इस ओरिजिन से। तो मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रा किया हुआ है जिसको मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पोजीशन वेक्टर है जो इस इंसेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें लास्ट न्यूमेरिकल की तरह, न्यूमेरिकल नंबर 2.1 की तरह, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा कि हमारे पास ये जो पोजीशन वेक्टर था आर, वो बराबर आ रहा था R2 माइनस R1 के। अब यहाँ पर R1 और R2 मेंशन नहीं है। हमने देखा था कि जो R1 था वो वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा हुआ था और R2 वेक्टर की टिप के साथ जुड़ा हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारे पास R2 जो इसकी टिप के साथ जुड़ा हुआ है वो ये वेक्टर है। तो आपके पास यहाँ से पॉइंट P से अगर आप बनाएं वो वेक्टर, डेट इज 2i प्लस j, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर आपके पास जो R1 वेक्टर है वो क्या होता है, जो इस वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा होता है। तो हमें पता है इसकी टेल तो ओरिजिन पर आ रही है, तो वो यहाँ पर आपके पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो R वेक्टर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2i प्लस j के इक्वल। तो अब हमने सिंपली क्या करना है जी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, डेट R वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हमारे पास x कंपोनेंट 2 और y कंपोनेंट कितना है 1। तो यहाँ से आपके पास R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आपके पास 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आंसर आया, अंडर रूट 5। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये बनता है 2.24। अब इस न्यूमेरिकल में आपके पास
यूनिट गिवन है, बताया गया कि आपके पास जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और डिस्टेंस का ऐसे यूनिट भी आपके पास मीटर ही होता है। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। अब हम न्यूमेरिकल 2.3 करते हैं। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि बराबर है -4i + 3j के। हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि एक जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन जो कि यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो मेरे पास यूनिट वेक्टर ए बराबर आएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन 1 में अगर मैं वेक्टर ए और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास यूनिट वेक्टर ए आ जाएगा। तो वेक्टर ए तो हमारे पास गिवन है, तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ax² प्लस ay²। तो यहाँ हमारे पास गिवन डाटा में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो -4 के इक्वल है, तो -4 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट हमारे पास 3 के इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास 3 का स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है कि -4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल आएगा। तो यूनिट वेक्टर ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आएगा डेट इज इक्वल टू 16 + 9 25, और इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अब इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास जो यूनिट वेक्टर ए होगा वो बराबर आएगा, ऊपर वेक्टर ए को पुट करें जो कि है -4i + 3j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको हम अगर चाहें तो सेपरेट करके भी 5 को लिख सकते हैं -4i के नीचे और इस तरह से प्लस 3j के नीचे भी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की तरफ चलते हैं। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको दो पार्टिकल्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। पहले पार्टिकल की जो पोजीशन है उसकी लोकेशन के लिए r1 डेट इज इक्वल टू 3i + 7j, और दूसरे पार्टिकल की पोजीशन के लिए हमारे पास r2 डेट इज इक्वल टू -2i + 3j। अब फाइंड आउट क्या करना है जी, r2 - r1 इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज़ है जी डायरेक्शन। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है डेट इज़ r, जो कि बराबर आएगा जी r2 - r1 के। ठीक है, इसका हमने पहले वेक्टर फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो r2 वेक्टर है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। r2 वेक्टर आपके पास बराबर है -2i + 3j ब्रैकेट माइनस ये फार्मूले वाला, और r1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3i + 7j। यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -2i + 3j, माइनस से ये आपके पास प्लस माइनस 3i और -7j हो जाएगा। तो मज़ीद इसमें हम i को i के साथ सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी रकम का तो -5i, और j को सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन यहाँ पर बड़ी रकम का, तो ये आपके पास आएगा जी 4j। ठीक है, तो -5i और -4j। अब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स x कंपोनेंट जो कि आपके पास क्या है
-5, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट आपके पास क्या जी -4, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा जी 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब -5 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो प्लस होके 25 हो जाता है। और यहाँ से 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 16। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आएगा √41 एंड फाइनली वी गेट 6.4। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया R2 माइनस R1 का, डेट इज 6.4। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर आया है उसके कोऑर्डिनेट्स या कंपोनेंट के हमारे पास साइन क्या आ रहा है। अगर तो ये दोनों हमारे पास प्लस होते तो इसका मतलब हमारे पास वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्शन फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू फाई, डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स किसी भी वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका x कंपोनेंट। ये फार्मूला होता है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव हैं। तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई के। चलो आपको एक दफ़ा दोबारा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। आपके पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वेक्टर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा हो तो हमने देखा कि ये जो आपके पास एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये आपके पास क्या होता है थीटा। और यहाँ से जो उसके नियरेस्ट एक्स एक्सिस होता है वहाँ से जो एंगल बनता है वो होता है आपके पास फाई। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक 180, और 180 में अगर हम फाई को ऐड करें तो हमारे पास थीटा आ जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाई। तो फाई को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हमारे पास ये जो वेक्टर आर आ रहा है इसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास कितना है -5। तो ये आपने 5 नीचे लिख देना, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं। माइनस में सिर्फ ये बताना है कि वेक्टर आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह -4 में माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ 4/5, ये आपके पास आएगी जी 38.6 डिग्री। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 38.6 डिग्री। तो फाइनली आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 218.6 डिग्री। इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास बनेगा 219 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है, जिसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक वेक्टर b है जिसको हम पहले वेक्टर a में ऐड करेंगे, फिर हम उस वेक्टर b को वेक्टर a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6i प्लस j, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4i प्लस 7j। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया कि हमने इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर मैं इस साइड पर a प्लस बी में a माइनस बी को ऐड कर दूं और राइट साइड पर 6i प्लस j और यहाँ पर -4i प्लस 7j को ऐड कर दूं, तो मेरे पास ऐड करने के बाद अगर आप देखें तो a के साथ ऐड होगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2a, जबकि प्लस b और माइनस b ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो 2a होगा इस साइड पर आ जाए तो हमारे पास 6 और -4, यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 2i।
जबकि यहाँ पर देखें 7 + 1 आपके पास हो जाएगा जी 8j। तो इस तरीके से आपके पास 2a = 2i + 8j के इक्वल आएगा। यहाँ से अगर मैं इस 2 को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करवा दूँ या हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास आंसर आएगा a = i + 4j। तो ये आपके पास वेक्टर a निकल आया। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे जी, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a x कंपोनेंट का पहले स्केयर लेंगे जो कि आपके पास क्या है 1, फिर y कंपोनेंट का स्केयर लेंगे जो कि है 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a आपके पास आएगा 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16, तो ये √17। यह आपने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो वेक्टर a की आपके पास वैल्यू आती है इसके मैग्नीट्यूड की 4.1, और यूनिट कोई नहीं गिवन तो इस वजह से आप साथ लिख दें जी यूनिट्स। ठीक है, ये इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। नाउ मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 2.6। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं, वेक्टर a जो कि बराबर है 2i + 3j के, और वेक्टर b जो कि बराबर है 3i - 4j के। हमें मालूम करने के लिए क्या कहा गया है, पहले वेक्टर c जो कि बराबर है वेक्टर a + वेक्टर b के, फिर हमने मालूम करना है वेक्टर d जो कि बराबर है 3a - 2b के। तो स्टार्ट करते हैं जी, पहले हम मालूम करते हैं वेक्टर c। वेक्टर c बराबर है वेक्टर a + वेक्टर b। तो सिंपली हम वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड कर देंगे। वेक्टर a हमारे पास बराबर है 2i + 3j के इक्वल। इसमें हमने ऐड कर देना जी वेक्टर b जो कि बराबर है 3i - 4j के इक्वल। तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास 2i + 3j + 3i - 4j। यहाँ से i को i के साथ सॉल्व कर दें तो आपके पास 2i और 3i ये हो जाएगा 5i, जबकि j को j के साथ सॉल्व करें तो +3 और -4 ये आपके पास -1, या सिंपली आप -j भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर c आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम इसके x कंपोनेंट का स्केयर लेंगे जो कि 5 है, फिर इसके हम y कंपोनेंट का स्केयर लेंगे जो कि 1 है। तो 5 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 25, 1 का स्केयर 1 ही। तो आपके पास आंसर आएगा √26, या इसको आप 5.1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपने वेक्टर c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी चीज जो इसमें हमने फाइंड आउट करनी है वो है जी इस वेक्टर c की डायरेक्शन। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा कि अगर हमारे पास वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो उस केस में हमारे पास थीटा बराबर होता है फाई के, और उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास tan इनवर्स वेक्टर का जो वेक्टर c है उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका x कंपोनेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। लेकिन अगर हम वेक्टर c को देखें, ये तो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होता है और y कंपोनेंट नेगेटिव होता है। तो फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि अगर मैं एक्स वाई जी एक्सिस बनाऊं ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वेक्टर अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है तो ये जो मैंने इधर ड्रा किया है ये आपके पास क्या है एंगल थीटा, और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है फाई। तो अगर आपने थीटा फाइंड आउट करना है तो आप 360 डिग्री में से इस फाई को माइनस कर दें तो आपके पास थीटा आ जाता है। तो फाई मालूम पहले कर लेते हैं। फाई आपके पास बराबर आएगा tan इनवर्स y कंपोनेंट आपके पास पहले ऊपर आएगा जो कि है 1 के,
और x कंपोनेंट नीचे आएगा जो कि बराबर है 5 के। याद रहे यहाँ पर साइन पुट करने की जरूरत नहीं, माइनस साइन से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाई की वैल्यू हमारे पास आती है 11 डिग्री। तो थीटा यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री। तो आपके पास थीटा बराबर आएगा 349 डिग्री के। तो ये इसका आंसर होगा। अब 2.6 न्यूमेरिकल का हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें वेक्टर डी फाइंड आउट करने को कहा गया है। वेक्टर डी जो कि बराबर है 3a माइनस 2b के। तो यहाँ से पहले हम वेक्टर डी फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं वेक्टर ए की, जो कि आपके पास बराबर है 2i प्लस 3j के इक्वल माइनस 2, और वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि बराबर है 3i माइनस 4j के इक्वल। अब यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 3 2 6i, 3 3 9j, और माइनस 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6i माइनस माइनस प्लस हो के 4 2 8j। इसको यहाँ से अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं ये हमारे पास 6i से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया जी, 0 हो गया। और जब j को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 9 प्लस 8 डेट इज इक्वल टू 17j। ये आपके पास क्या आ गया जी, वेक्टर d जो कि बराबर है 17j के। अब यहाँ से हम वेक्टर d का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट जो कि 17 है उसका स्क्वायर लें। तो यहाँ से आपके पास 17 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास मैग्नीट्यूड वेक्टर डी का किसके इक्वल आएगा, 17 के। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वेक्टर डी का सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट 0 है। तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपके पास वेक्टर d है वो लाई कर रहा है अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर वेक्टर d लाई कर रहा है अलॉन्ग y एक्सिस तो आपके पास ये जो एंगल बना रहा होगा वेक्टर d डेट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो थीटा आपके पास किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। हाँ, आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जे आपके पास पॉजिटिव है, 0 भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो थीटा वो बराबर होगा tan इनवर्स y कंपोनेंट आपके पास कितना है 17 और x कंपोनेंट कितना है 0। तो 17 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो यहाँ से अगर आप tan इनवर्स लें इन्फिनिट का तो वो आपके पास 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो थीटा आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की स्टेटमेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन टू वेक्टर्स हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, डेट ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड और यहाँ से कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो मेरे पास कॉस थीटा बराबर आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से थीटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा आपके पास बराबर आएगा कॉस इनवर्स और वेक्टर ए डॉट बी और यहाँ पर उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए ए और बी वेक्टर की और उन दोनों का सेपरेट मैग्नीट्यूड। तो ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए डॉट बी से। ए डॉट बी हमारे पास बराबर होती है इसका फार्मूला ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और इसी तरह प्लस ए जी बी जी। तो हमारे पास जी कंपोनेंट नहीं है तो इसलिए हम फार्मूला को यहाँ तक ही यूज़ करेंगे। तो ए डॉट बी यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो ए एक्स हमारे पास बराबर है 5 के और बी एक्स बराबर है 2 के। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस
y कंपोनेंट जो a का डेट इज इक्वल टू 1 और y कंपोनेंट वेक्टर b का वो बराबर है 4 के। तो यहाँ से आपके पास a डॉट b की वैल्यू क्या आएगी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 4 1 ज़ार 4 डेट इज इक्वल टू 14। तो a डॉट b आपके पास 14 के इक्वल आ गई। यहाँ से अब आप वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे सेपरेटली। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आएगा, वेक्टर a का x कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 5 है, वेक्टर a के y कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 1 है। तो यहाँ से आपके पास 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 26 जो कि बराबर होता है 5.09 के। तो ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इसके वेक्टर b के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया जी अंडर रूट 20 एंड डेट इज इक्वल टू 4.47। तो ये आपके पास वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो आपने फाइंड आउट की 14, 5.09 और 4.47, इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 तो आपके पास थीटा आएगा जी कॉज इनवर्स a डॉट b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 और a का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 5.09 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया डेट इज इक्वल टू 4.47। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 52 डिग्री। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की स्टेटमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में डाटा में हमारे पास फोर्स गिवन है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है डेट इज इक्वल टू 3i प्लस 2j और हमें बताया गया है कि ये जो फोर्स है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लग रहा है, मतलब इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है। हमें वर्क फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि हमने इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस फोर्स की वजह से जो वर्क प्रोड्यूस हो रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है डेट इज एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का वेक्टर तो हमारे पास गिवन है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डेट इज मिसिंग। तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले जो पॉइंट ए है इसका एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं डेट इज आर ए। इसी तरह जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं डेट इज आर बी। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी डेट इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ये वही फार्मूला है जो हमने शुरू वाले न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से आपको चाहिए पहले आर ए। आर ए आपके पास क्या चीज़ है जी, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो आर ए आपके पास किसके इक्वल आएगा, अगर आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2i माइनस जे के इक्वल। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह जो आपके पास पोजीशन वेक्टर आर बी होगा डेट इज इक्वल टू फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी 6i प्लस 4j। तो इक्वेशन 1 आपके पास फिर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से देगी, इधर से आर बी की वैल्यू आपके पास क्या 6i प्लस 4j माइनस जो वेक्टर ए है डेट इज आर ए 2i माइनस जे। तो ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं जी 6i प्लस 4j माइनस 2i प्लस j। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले i को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगी जी 4i और j को j के साथ सॉल्व किया तो प्लस 5j। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया। अब यहाँ से हम इस डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बजाय डायरेक्ट हम इस वेक्टर को इस फार्मूला में यूटिलाइज करेंगे। कुछ इस तरह से आपके पास जो वर्क है डेट इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो यहाँ से अगर आप इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, जो इसकी मल्टीप्लीकेशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, तो जी कंपोनेंट है नहीं, वरना हमने एफ जी और डी जी भी लिखना था। यहाँ जब वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, और डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 4 के, प्लस एफ वाई हमारे पास बराबर है 2j के, और डी वाई हमारे पास बराबर है 5 के। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12 प्लस 5 2s are 10, तो वर्क हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी 22 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि जो फोर्स है उसके कौन से यूनिट्स है। तो अगर हमें बताया जाता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो हम यहाँ पर वर्क के साथ यूनिट लिखते जूल और न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास आंसर होगा। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस न्यूमेरिकल के डाटा में आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन हैं ए, बी एंड सी, और हमें कहा गया कि हमने प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़हन में लाते हैं, और हमें पता है कि कोई भी दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कम्बिनेशन बनाऊँ ए डॉट बी का, इसी तरह ए डॉट सी और बी डॉट सी, तो अगर ये तीनों कम्बिनेशन की जो डॉट प्रोडक्ट है मेरे पास वो 0 के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब कि ये वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले ए डॉट बी से। ए डॉट बी आपके पास किसके इक्वल आएगी, ए एक्स बी एक्स ए वाई प्लस आएगा, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स आपके पास 1 के इक्वल है, बी एक्स आपके पास 2 के इक्वल, ए वाई 1 के इक्वल, बी वाई -3 के इक्वल, इसी तरह ए जी आपके पास 1 के इक्वल है और बी जी भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास ये 2 -3 प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0 के। तो ए डॉट बी आपके पास 0। तो पहली चीज़ हमने प्रूव कर ली। अब नेक्स्ट आगे कम्बिनेशन है हमारे पास जी ए डॉट सी। ए डॉट सी आपके पास बराबर होगा ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जी सी जी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स 1 के इक्वल है, सी एक्स 4 के इक्वल है, इसी तरह ए वाई आपके पास 1 के इक्वल है, सी वाई आपके पास 1 के इक्वल है, ए जी आपके पास 1 के इक्वल है और सी जी आपके पास -5 के इक्वल है। तो ये आपके पास बनेगा जी 4 प्लस 1 और -5। तो इस केस में भी आपके पास ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब लास्ट हमारे पास जो कम्बिनेशन है बी डॉट सी, इसको चेक करके देखते हैं। तो बी डॉट सी हमारे पास बराबर आएगा जी बी एक्स सी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस बी जी सी जी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो बी एक्स हमारे पास बराबर है 2 के, सी एक्स हमारे पास बराबर है 4 के, बी वाई -3, सी वाई 1, बी जी 1 और सी जी -5। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 2s are 8 -3 -5, तो ये आपके पास 8 -8 डेट इज इक्वल टू 0। तो थर्ड कम्बिनेशन भी आपको आंसर क्या दे रहा है 0। तो यहाँ से आप लिख देंगे hence all the 3 vectors are mutually perpendicular to each other। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। Now student, you can see the statement of question number 10 on your screen। गिवन डाटा में हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें कहा गया कि हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है वेक्टर ए की वेक्टर बी पर।
तो इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने ये दो वेक्टर ड्रा किए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की जो प्रोजेक्शन बी के ऊपर होगी डैट विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मैं डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या होगा जी, प्रोजेक्शन होगी वेक्टर ए की वेक्टर बी पर, एंड डैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी की, तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला बनता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ कॉस थीटा। तो अगर मैं ए कॉस थीटा को सेपरेट कर लूँ तो ए कॉस थीटा मेरे पास आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो a cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो अगर मुझे कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, वो क्या होगा, b cos थीटा। तो a cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम पहले a डॉट b को फाइंड आउट कर लेते हैं। a डॉट b विल बी इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ax इज इक्वल टू 1, bx इज इक्वल टू 3, यहाँ से हमें पता चल रहा है। इसी तरह ay इज इक्वल टू -2, जबकि by आपके पास क्या है, 0 है, ये आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है। इसी तरह az आपके पास बराबर है 3 के और bz आपके पास बराबर है -4 के। तो यहाँ से हम a डॉट b को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a डॉट बी विल बी इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, और -4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से आपके पास -9 a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b विल बी इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स x कंपोनेंट दैट इज 3 स्केयर, y कंपोनेंट हमारे पास मिसिंग है, तो जो z कंपोनेंट होगा उसका हम यहाँ पर स्केयर ले लेते हैं। तो 3 स्केयर इज इक्वल टू 9, 4 स्केयर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर आ जाएगा स्केयर रूट 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो b का मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज आप पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास a cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी आपके पास किसके इक्वल आया, -9 के, और जो b का मैग्नीट्यूड है डैट इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा।